स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय बबलू जहांगीर। अब जो है हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं, आईआईटी में आई हुई है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैं जो है आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करेंगे। वैसे एक और तरीका भी होता है, उस दूसरे तरीकों को भी आप अपना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट देखो, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, बहुत सारी स्लेब है और उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखे हैं K1 K2 से लेकर Kn, और उनकी थिकनेस भी दे रखी है T1 T2 से लेकर Tn। तो उस केस में हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। उस फॉर्मूले को मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, यह आता है T1 प्लस T2 प्लस, ठीक है, प्लस अप टू सोन प्लस Tn। ओके, आगे आता है प्लस आपका आएगा n, नंबर ऑफ स्लेब n है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर T1 बाई K1 प्लस ये आ जाएगा T2 बाई K2 और प्लस अप टू सोन प्लस कितना आ जाएगा Tn बाई Kn आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके और डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा गया था। देखो इसको कैसे करना है, हमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ कि मैं ना इस पूरी स्लेब को, यहाँ पे K3 भरा हुआ पूरा और ये K1 K2 है, तो मैं इस तरीके से कट कर लूँ एक बार ऐसे। तो अब आप देखें कि ये एक पार्ट तो मेरे पास ये बन जाएगा, एक पार्ट कुछ इस तरीके का मेरे पास बन जाएगा और एक दूसरा पार्ट मेरे पास ये बन जाएगा, है ना, दो पार्ट इस तरीके से, जबकि यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 होगा। अब आपको क्या करना है कि मान लो कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन दोनों का इक्विवेलेंट, यानी K1 और K3 का इक्विवेलेंट मैंने मान लिया C1 है, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लेब 1 बाई 1 रखी हुई थी और ये जो स्लेब है इसका अगर मैं C2 कैपेसिटेंस मान लूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये किस तरीके से कनेक्टेड है, बाद में पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम ये लिख देंगे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और इनका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का होगा कि कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे इसका कंप्लीटली जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्विवेलेंट होगा K इक्विवेलेंट, डिस्टेंस वो D होगी और एरिया इसका कितना होगा A होगा। ठीक है, तो इस K इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, करना क्या है, तो अभी इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हम इन दो के लिए यूज़ कर लेते हैं K1 और K3, एक बार फिर यहाँ K2 और K3 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले K1 और K3 की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यानी हमें C1 प्लस C2 करना है। तो C1 जो आएगा नेट इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, अगर हम देखें तो हम इसको C इक्विवेलेंट लिखेंगे और इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू भी रख सकते हो, खैर कोई बात नहीं, अभी पहले इसको सोल्व कर लें। तो ये एरिया कितना हो गया अभी इसका, यहाँ पे एरिया A/2 है। ठीक है, A/2 इसका एरिया है। ओके, डिस्टेंस इसकी, अब स्लेब कितनी है, दो ही तो स्लेब है, तो दो तक ही इसको काउंट करेंगे। तो कितनी है स्लेब, A/2 हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, D हो गया। ठीक है, D माइनस कितना आएगा यहाँ पे D/2। ठीक है, D/2 माइनस D/2, क्योंकि D माइनस T1 माइनस T2 प्लस ये हो जाएगा T1 प्लस K1। तो T1 की वैल्यू, इसकी थिकनेस जो है D/2 होगी और K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सिमिलरली ये भी आ जाएगा D/2 K2 हो गया। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, यहाँ से C1 की वैल्यू आई। डायरेक्टली हम C1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। ऐसे ही हम C2 निकाल लेंगे। तो C2 भी बहुत सिंपल है हमारे पास, A/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा D माइनस D/2 माइनस D/2। ठीक है, और ये प्लस आ जाएगी वैल्यू D अपॉन कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे K3 आएगा, K1 और K3, और वो भी K2 और K3 की बात है। तो 2K2 प्लस कितना आ जाएगा 2K3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। C इक्विवेलेंट होगा, टोटल एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और इनका इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट मिला है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, हमारे D माइनस D/2। तो ये सारा सामान चला गया, इधर भी ये सामान गया। ठीक है,
हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और केवल वैल्यू यहाँ पे डी भी जो है कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन ले लेता हूँ मैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d यहाँ पे कॉमन आया, 2 यहाँ, ये 2 और d, ओके। फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/2k1 प्लस 1/2k3, ठीक है। क्यों नहीं हम 2 को भी यहाँ से बाहर निकाल लें। तो जब हम 2 को बाहर निकालेंगे तो ये जो 2 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हर जगह 2 बाहर आ गया, मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा। सिमिलरली मैं इसको भी लिख लेता हूँ, तो ये भी ऐसे ही आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/k2 प्लस 1/k3, ओके। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लें, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हर जगह है, तो इधर भी कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद। देखो नीचे जो है 1/समथिंग अपॉन ये है, तो नीचे जो है वो आपका एलसीएम आया है k1 k3, ऊपर वैल्यू बचेगी k3 प्लस k1, इधर क्या बचेगा भाई। सिमिलरली यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो सब जगह कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन लेके बाहर कर दिया हमने, 1/, ये वैल्यू आएगी हमारे पास k2 k3, और उसके बाद ये बचेगा k3 प्लस k2, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करते हैं। तो k1 k3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे k1 k3 लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा k3 प्लस k1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा k2 k3 अपॉन में k2 प्लस k3, ठीक है। यही इसका एग्जैक्ट के इक्विवेलेंट का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम के इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, और वो जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो हमारे पास आई k1 k3 अपॉन k3 प्लस k1। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और मेथड जो आपने सीखा है वो यही था, इसी तरीके से भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें तो k1 और k2 की अगर हम बात करें तो k1 और k2, ठीक है, इन दो को अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है, अभी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप करते उस तरीके से भी करते तो यही आंसर आता है, पैरेलली कनेक्टेड होते तो इन दो का पैरेलल कनेक्शन, फिर उसके बाद ये इसके साथ किस में कनेक्ट होता, सीरीज़ में कनेक्ट होता। तो ये पैरेलल कनेक्ट होते तो यहाँ पे इनका सी डेस आता, सीरीज़ में कनेक्ट होता तो यहाँ कुछ था कि C3, तो एग्जैक्टली सी डेस C3 अपॉन सी डेस प्लस C3 कर देते, और बाद में इसी तरीके से इसको लिख देते, तो आंसर यही एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे भी आता, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक तरीका है जो आपको यूज़ करना है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और कुछ क्वेश्चन नहीं तो कुछ और हम यहाँ पे देखेंगे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ओके। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। ऐसा करते हैं, मान लो कि आपके पास एक प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसा लिया हमने। देखो पहले मैं सिचुएशन बना देता हूँ। एक प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C0 है, इनिशियली C0 था। अब क्या किया हमने, उसको पहले हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। सपोज करो कि हमने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, ई बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। और कनेक्ट करने के बाद अब हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर को इस पे चार्ज Q0 था, इसका पोटेंशियल मैंने मान लो ये V0 दिया था, ठीक है, V0 इसका इनिशियल पोटेंशियल था और U0 इस पे इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम डिफरेंट जो है पैरामीटर की बात करेंगे। अगर कैपेसिटेंस को सबसे पहले हमने किसी बैटरी से कनेक्ट करके और फिर उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। तो अगली सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि जैसे इसे डिस्कनेक्ट किया तो ये ऐसा बन जाएगा कि हमने एक जो कैपेसिटर लिया है, इस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब हमें क्या करना है, सारे फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमें चार्ज निकालना है, चार्ज निकालेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताएंगे। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E0 था, ठीक है।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे इससे, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इनके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे। तो देखो जैसे ही आप किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे कैपेसिटर को, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज की वैल्यू हमेशा वही रहती है, चार्ज कभी भी नहीं बदलता। यानी क्यू नोट जो है, जो नया चार्ज आएगा Q, वो किसके इक्वल होगा? Q नोट के इक्वल ही होगा। तो नया चार्ज आपका Q नोट के इक्वल होगा, और Q नोट की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको पता है C नोट इंटू V नोट होगी। ओके, दूसरा फैक्टर अगर हम बात करें, दूसरी फैक्टर की अगर हम बात करें चार्ज के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, जब आपने क्या किया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब आपने इस बैटरी से कनेक्ट करके वो डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही सही क्योंकि चार्ज होगा, चार्ज आ जाएंगे दोनों प्लेट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नोट था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई नोट बाई के, और ये हम पहले भी लिख चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। तीसरा जो अगर हमसे फैक्टर पूछा गया है यहाँ पे, तीसरा फैक्टर हमसे ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाएगा, इस बार पोटेंशियल V हो गया जब डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका? वो हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच की वही D रखी है, तो हमने क्या किया, E इंटू डी हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी को हम लिख सकते हैं E नोट बाई के इंटू डी, और E नोट इंटू डी जो होगा वो V नोट हो जाएगा, जो पहले वाला जो जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया था, V नोट बाई के। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 1/k टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/k टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, अगला फैक्टर, अगर हमें कैपेसिटेंस देखना है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो होता है जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिलअप कर देते हो, तो आपको पता है कि जो पुराने वाला कैपेसिटेंस है उसका k टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ केस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें देखना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी की बात करते हैं हम, एनर्जी कितना स्टोर करेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो U इज इक्वल टू नया हो जाएगा हाफ CV²। तो हमारे पास U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू रख दो आप, C की वैल्यू आपने रखी K इंटू C नोट इंटू V नोट की वैल्यू रख दो। V की वैल्यू, V नोट क्या है? V की वैल्यू है V नोट बाई K का होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, K से K कैंसिल हो जाएगा, हाफ C नोट V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। अच्छा, हाफ C नोट V नोट स्क्वायर क्या होता है? आपका पहले वाला पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको लिख देंगे U इज इक्वल टू U नोट बाई K। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जब किसी भी कैपेसिटर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करके और उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं, तो उन केसेस में ये जो पैरामीटर हैं ये इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं, और वैसे भी ये अपने माइंड में होने चाहिए। तो ये सारे जो है पैरामीटर्स हम सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो सेकंड अगर आपसे पूछा जाए, मान लो अगर एक और केस बोला जाए और वो पूछा जाए कि अगर ऐसा हो कि आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद और फिर डिस्कनेक्ट नहीं किया, इस बार कनेक्ट करते हुए ही, यानी दूसरा जो केस बनाएंगे हम वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, सिमिलर केस है। तो हम सारी चीज़ों को 1 बाई 1 लिखेंगे। तो अगला जो केस है ये देखें आप, ये फैक्टर्स आपको याद भी रखने हैं ताकि हम अलग अलग प्रॉब्लम्स पे इनको अप्लाई कर सकें। अब देखें आप, जैसे कि एक एग्जांपल, अगर हमने व्हेन द डाइलेक्ट्रिक बैटरी इज़ कनेक्टेड, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमने जो इस तरीके की सिचुएशन ली हुई है कि ऐसा हमारे पास एक कैपेसिटर था और उसके बाद हमने उसको किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया था, यहाँ चार्जेस प्लस माइनस आ गए थे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल कितना दिया था हमने, V नोट दिया था। लेकिन इस बार उससे पहले हमने क्या किया था कि ये जो बैटरी थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम
एज इट इज़ ऐसे ही रख रहे हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हुए रख रहे हैं। अब हम इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी हमने, ठीक है, हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो देखो, जब भी कभी कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट होता है, जब भी कभी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं कैपेसिटर के, जब उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तब केसेस में किस तरीके से चार्जेज और ये सारे पैरामीटर कैसे चेंज होंगे। एक बात पक्की है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है वो आपका हमेशा कितना हो जाएगा, नया जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा पुराने वाले का K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, KC0 हो जाएगा। बट दूसरी बात यह है, जब आपकी बैटरी कनेक्ट ही रहे उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा, कुछ नया नहीं होगा, वो वही होगा जो पहले वाला था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वही है, डिस्टेंस वही है, तो आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखते हैं E इज इक्वल टू वी नॉट, सॉरी V इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं E इंटू डी, तो E नॉट इंटू डी, तो पुराने वाले के इक्वल होगा और ये V नॉट के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ये बातें याद रखें आप, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस बदल जाएगा। और चार्ज क्या होगा, चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी। तो चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, नया वाला चार्ज, अभी कैपेसिटेंस KC0 हो गया इंटू V0 है, तो C0 V0, पहले चार्ज कितना था जब हमने इसको कनेक्ट करके छोड़ दिया था, मतलब कनेक्ट किया था, तो C0 V0 था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट नहीं की और डिस्कनेक्ट है, मतलब अब इस केस में तो ये Q0 तो कितना हो जाएगा, KQ0 हो जाएगा, यानी चार्ज जो होगा वो आपका K टाइम्स बढ़ जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको, चार्ज क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यानी एनर्जी U की बात करते हैं, तो U इज इक्वल टू हमारे पास आएगा इस बार, वो हो जाएगा हाफ CV², ठीक है। तो हमारे पास U आ जाएगा हाफ C की वैल्यू रखो, तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, C की वैल्यू है KC0 और ये V0 तो एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, तो U इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं K हाफ C0 V0²। तो हम ऐसा लिख सकते हैं U इज इक्वल टू ये भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे कि हम यहाँ पे जो है ओके, तो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट जो पैरामीटर है वो किस तरीके से चेंजेस होते हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी जाती है, जब बैटरी को कनेक्ट करके और डिस्कनेक्ट करके। तो उस केसेस में हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े हैं, तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं। जब आपने डिस्कनेक्ट किया, अगर हम इसको लिखें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जब आपने डिस्कनेक्ट किया और एक बार आपने कनेक्ट किया, ठीक है, तो ऐसे पैरामीटर कैसे चेंज होंगे। तो आपको पता है चार्ज डिस्कनेक्ट करके और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करके चार्ज सेम रहा, Q0 रहा। दूसरा, अगर आपसे पोटेंशियल पूछा तो V जो है वो आपका कितना हो गया, इस बार 1/K टाइम हो जाएगा। और तीसरा जो केस लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वो भी आपकी 1/K टाइम डिक्रीज हो जाएगी। चौथा जो आपने कैपेसिटेंस निकाला वो आपका K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पांचवा जो आपने पोटेंशियल जो एनर्जी निकाली है वो एनर्जी भी आपकी U0/K हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया तो आपके ये पैरामीटर कुछ इस तरीके से चेंज होंगे कि आपका जो चार्ज है, नया जो चार्ज होगा वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, KQ0 हो जाएगा। दूसरी बात, पोटेंशियल कभी भी नहीं बदलेगा, यानी पोटेंशियल रिमेन सेम, जो पहले था वो वही बाद में रहेगा। उसके बाद जब पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका E0 ही रहेगा। फोर्थ, अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और फिफ्थ, आपसे अगर एनर्जी पूछी जाए तो इस बार K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसमें डिक्रीज हो रहे थे। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कि मान लो ऐसा दिया गया है आपको, ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप देखें। मान लो कि ऐसी सिचुएशन आपको गिवन है कि सपोज करो कि एक आपने बैटरी ली, ±V वोल्ट की बैटरी ली आपने, और आपने क्या किया कि यहाँ पे कैपेसिटर लिया, ठीक है, एक कैपेसिटर C लिया, C जिस कैपेसिटेंस है,
ए नाम दे देते हैं इसको। दूसरा एक यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, तो इस तरीके से एक स्विच जो है हमने लगाया हुआ है, ये स्विच है, और एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ये कैपेसिटर आपका बी कैपेसिटर, ठीक है। दो कैपेसिटर है ए और बी। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्विच को क्लोज कर दिया, जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच क्लोज, स्विच एस इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हमसे पूछा गया जब स्विच को क्लोज कर दिया, और स्विच को जब क्लोज कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जब स्विच को जब हमने ओपन किया, ओपन करेंगे उसके बाद हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर देंगे, तो उस केसेस में किस तरीके से इनकी एनर्जी का रेशियो आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले स्विच को क्लोज कर दिया, मैं केस ले लेता हूँ। तो पहले देखो एनर्जी जो होगी वो आपके पास दो एनर्जी होगी, एक तो ए की होगी और एक आपको बी की, और ये इनिशियल एनर्जी होगी। सो इनिशियल एनर्जी आपकी आएगी यू इनिशियल जो आएगा, यू ए कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी वी जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी वी जाएगा। क्यों? जब दो कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल जो है दोनों में सेम ही जाता है। तो हमने हाफ सी वी स्क्वायर लिख दिया, और ये भी हमने कितना लिख दिया, हाफ सी वी स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई इनिशियल। तो हम यू इनिशियल यहाँ से लिख देते हैं, सी वी स्क्वायर इसकी एनर्जी आ गई, यानी हाफ सी वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर। तो सी वी स्क्वायर इनिशियली इसकी एनर्जी आई है जब हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, जब हमने स्विच को ओपन कर दिया, एस को जब मैंने ओपन कर दिया, ये क्वेश्चन ऐसा ही बोला गया है कि जब एस को ओपन करोगे और ओपन करके जो फ्री स्पेस है कैपेसिटर का, उनके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, यानी आप इसको ओपन कर दो। ओपन करने के बाद दोनों कैपेसिटर में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप कर दो। अब आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा गया है कि क्या रेशियो इन दोनों के बीच में आएगा, इनिशियल और फाइनल एनर्जी। तो हमसे जो पूछा गया वो क्या है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी हमने के, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करते हैं, इधर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले फाइनल एनर्जी के बारे में बात करें तो हमें कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखो जैसे ही ओपन कर दिया, तो अब आप देखें कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये तो इससे कनेक्ट है कि नहीं, बैटरी से कनेक्ट है, और इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी भर दिया। तो हमें पता है कि जब इसके अंदर कनेक्ट है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, इसके अक्रॉस वही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो पहले था। तो इसके अक्रॉस जब हमने कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इसका वी ही रहेगा, तो यानी सी के अक्रॉस, जो सी के अक्रॉस है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा। देखो ध्यान दें, मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ, लेकिन ये ओपन है यानी डिसकनेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी। तो डिसकनेक्ट होने के बाद जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरोगे तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/k टाइम हो जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस जो नया पोटेंशियल वी डेस आया वो कितना हो जाएगा, v/k आ जाएगा। अब आप फाइनल एनर्जी निकालोगे तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, यू ए डेस प्लस कितना हो जाएगा, यू बी डेस। अब दोनों का बदल गया है तो यू एफ कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर इसका आ गया, क्योंकि इस पर तो कोई चेंजेज आया नहीं। लेकिन एक बात कन्फर्म है, इसका जो कैपेसिटेंस वो बदल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो दोनों का कितना हो जाएगा, के टाइम हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा के सी वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया, पहले नहीं किया था। प्लस ये आ जाएगा कितना, हाफ, ये भी के सी, ठीक है, हाफ के सी इंटू वी डेज का स्क्वायर, यानी वी डेज जो है वो आपका कितना है, v/k का होल स्क्वायर। जब आप फाइनल एनर्जी देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ के सी कॉमन इंटू वी स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो मेरे पास देखो, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा, के सी इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये आ जाएगा के सी इंटू सी वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास यू फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो कितना बचेगा, के प्लस ये बचेगा 1/k, ये बचेगा, और हमारे पास आ जाएगा यू फाइनल, ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, इधर बचेगा के, और ये के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई के स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है,
इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, CV², तो हमने लिख दिया CV²। फाइनल जो है हमारे पास कितनी थी, हाफ CV²। और ये वैल्यू इसको सॉल्व करूँगा तो k ऊपर चला जाएगा और ये k² + 1 हो जाएगा। CV² से CV² कैंसिल, तो U इनिशियल अपॉन U फाइनल आ जाएगा 2k अपॉन k² + 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखें। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इसके ऊपर कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।